Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. इंडिया का थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन में चंद्रयान 2 के जैसे ही एक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना और मून के साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर करना है, जहां पानी, बर्फ और कई रिसोर्सेज मौजूद हैं। लॉन्च व्हीकल LVM-3 मार्क 4 चंद्रयान 3 को ले गया, जिसमें एक propulsion मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। ये सब अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक आप चंद्रयान 3 के बारे में सब समझ जाएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। The countdown has begun. India's moon mission is in its final stages. Chandrayaan 3, the historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. चंद्रयान 3 में सबसे ऊपर है एक लैंडर और एक रोवर, जो मून के सरफेस में कदम रखेंगे। इन्हें अर्थ के बाहर से मून तक ले जाएगा एक प्रपल्शन मॉड्यूल, और इन तीनों को अर्थ से स्पेस तक पहुंचाने में 2 सॉलिड फ्यूल इंजन बूस्टर्स और एक लिक्विड फ्यूल इंजन का यूज किया गया। ये 2 स्टेजेस में हुआ। पहली स्टेज में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स शामिल थे, जिन्हें S200 कहते हैं। इन दोनों बूस्टर्स को T0 सेकेंड में इग्नाइट किया गया और लॉन्च के 131 सेकेंड्स तक इन्होंने 200 मेट्रिक टन सॉलिड प्रोपेलेंट को बर्न किया, जिसने 4900 किलो न्यूटन का इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड किया। दूसरी स्टेज में एक लिक्विड फ्यूल इंजन शामिल था, जिसे L110 कहते हैं। इसमें एडिशनल पावर और थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए 2 विकास इंजन्स का यूज़ किया गया, जिसने 766 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया। L110 कोर स्टेज को लॉन्च के 110 सेकेंड पे इग्नाइट किया गया, जब S200 बूस्टर्स अभी भी रॉकेट मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। L110 कोर स्टेज 200 सेकेंड्स तक जलता रहा और रॉकेट मॉड्यूल को कंटिन्यू स्टडी थ्रस्ट प्रोवाइड करता रहा। इसे लॉन्च के 310 सेकेंड्स पे रॉकेट मॉड्यूल से अलग किया गया, जब इसने अपने पूरे प्रोपेलेंट को यूज कर लिया। लिक्विड कोर को सेपरेट करने के लिए 4 रेट्रो रॉकेट्स का यूज किया गया, जिसने रॉकेट मॉड्यूल को डिजायर्ड ऑर्बिट में ला दिया। ये सेपरेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इससे रॉकेट मॉड्यूल अपने मिनिमम फ्यूल कंजप्शन से डिजायर्ड ऑर्बिट में प्लेस किया गया। इसके बाद रॉकेट मॉड्यूल ने C-25 नामक क्रायोजेनिक अपर स्टेज की मदद से अपनी यात्रा जारी रखी, जिसमें थ्रस्ट और प्रिसीजन के लिए CE-20 इंजन का उपयोग किया गया। चंद्रयान 3 मिशन की ट्रेजेक्टरी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि कर्व्स और लूप्स की एक सीरीज है, जो अर्थ और मून दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स और मोमेंटम का लाभ उठाती है। इस ट्रेजेक्टरी को कम से कम फ्यूल के साथ मिशन को एक्यूरेटली और सेफली अकम्प्लिश करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की ट्रेजेक्टरी को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, अर्थ सेंट्रिक फेज। ये फेज 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से शुरू हुआ। इस फेज के दौरान चंद्रयान 3 ने अर्थ के चारों ओर 5 परिक्रमाएं की। हर बार जब ये अर्थ के पास से गुजरा, इसकी अर्थ से दूरी बढ़ती रही। 25 जुलाई को फाइनल रेवोल्यूशन ने चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर फेज पे भेजा। ये फेज 1 अगस्त को शुरू हुआ, जब स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट की तरफ बढ़ा।
इस फेज के दौरान चंद्रयान 3 ने एक कर्व्ड पाथ को फॉलो किया जो धीरे धीरे इसे मून के करीब ले गया। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए CE-20 इंजन का उपयोग किया। इसके बाद आया लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज। ये फेज तब शुरू हुआ जब स्पेसक्राफ्ट ने 5 अगस्त को मून के ऑर्बिट में एंट्री की। इस फेज के दौरान चंद्रयान 3 ने ऐसे मैन्यूवर्स किए जिससे वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट ने अपनी स्पीड और डायरेक्शन को अकॉर्डिंगली चेंज किया। फिर आया मून बाउंड मैन्यूवर फेज। ये फेज तब शुरू हुआ जब स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में एंट्री कर गया। इस फेज के दौरान चंद्रयान 3 ने मून के ऑर्बिट में अपनी स्पीड धीमी करने और ऊंचाई को कम करने के लिए अपने इंजन्स का यूज़ किया। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी पोजीशन और ओरिएंटेशन को ठीक करने के लिए कुछ ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर्स भी किए। ये फेज 9 अगस्त से 16 अगस्त तक चला। फिर आया प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल सेपरेशन फेज। ये फेज तब शुरू हुआ जब स्पेसक्राफ्ट मून से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंच गया और दोनों मॉड्यूल्स अलग हो गए। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो ऑर्बिट में ही बना रहा और एक लैंडर मॉड्यूल जो मून को एक्सप्लोर करने के लिए अपने अंदर रोवर को मून के सरफेस पे ले गया। इस सेपरेशन को लैंडर मॉड्यूल में लगे हुए 4 रेट्रो रॉकेट्स का यूज करके पॉसिबल किया गया। ये सेपरेशन 17 अगस्त को सक्सेसफुल हुआ। फिर आया डी बूस्टिंग फेज, जब लैंडर मॉड्यूल मून सरफेस से लगभग 157 बाय 113 किलोमीटर की ऊंचाई में पहुंच गया। डी बूस्टिंग फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिन्हें अलग अलग टाइम और एल्टीट्यूड पे किया गया। पहला डी बूस्टिंग ऑपरेशन 18 अगस्त को लगभग 2 बजे शुरू किया गया। इसने मून के चारों ओर लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 157 बाय 113 किलोमीटर से घटाकर 134 बाय 25 किलोमीटर कर दिया। दूसरा डी बूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त को एग्जीक्यूट किया गया। इसने मून के चारों ओर लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 100 बाय 30 किलोमीटर में ला के रख दिया। फिर आया लैंडिंग फेज। ये लास्ट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है जो तब शुरू हुआ जब लैंडर मॉड्यूल मून सरफेस से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया। इस फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने मून के साउथ पोल के पास एक फ्लैट सरफेस पे कंट्रोल्ड डिसेंट और लैंडिंग करने के लिए अपने थ्रॉटेबल इंजन्स का यूज किया। लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को लगभग 5:50 पे मून सरफेस की ओर उतरना शुरू किया। लैंडिंग लोकेशन मून के साउथ पोल के पास 2 क्रेटर मेंजिनस सी और सिम्पनस एन के बीच फाइनलाइज की गई। इस लैंडिंग फेज में अब शुरू होता है रफ ब्रेकिंग फेज। मून की सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर स्पीड लगभग 1680 मीटर पर सेकंड रही, जिसे थ्रॉटल इंजन्स की मदद से कम करके 140 मीटर पर सेकंड करी गई। अब लैंडर मॉड्यूल का ऑल्टीट्यूड मून के सरफेस से 7.5 किलोमीटर रह गया। इसके बाद शुरू होता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इस फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन तक खुद को घुमाने के लिए 8 एल्टीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स का यूज किया और इस फेज के दौरान लैंडर की हाइट मून के सरफेस से 7.5 किलोमीटर से कम होके 5 किलोमीटर रह गई। साथ ही स्पीड भी कम होके 60 मीटर पर सेकंड ही रह गई। पिछली बार चंद्रयान 2 में इसी फेज के अंदर हमसे गलती हुई थी, मगर इस बार इसरो ने गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसके बाद हम एंटर करते हैं फाइनल ब्रेकिंग फेज पे। ये फेज मून से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई से 400 मीटर की ऊंचाई तक रहा। लैंडर मॉड्यूल अपनी वर्टिकल वेलोसिटी को 60 मीटर पर सेकंड से घटाकर सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड तक कम किया गया, जिसके लिए फिर से अपने चारों थ्रॉटेबल इंजन्स का यूज किया।
इसके बाद आया टर्मिनल डिसेंट फेज। ये लास्ट फेज है जो तब शुरू हुआ जब लैंडर मॉड्यूल मून की सरफेस से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पे रहा। इस फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल मून के साउथ पोल के पास एक फ्लैट सरफेस पे कंट्रोल्ड लैंडिंग करने के लिए अपने 4 इंजन्स के साथ अपने सेंसर्स और कैमरा का भी यूज़ किया। ये फेज लगभग 15 सेकंड तक चला। लैंडर मॉड्यूल इंडियन टाइम शाम 6:05 में मून के सरफेस पे सक्सेसफुल उतरा, जिससे भारत मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया और मून के साउथ पोल पे उतरने वाला पहला। फिर शुरू होता है असली काम, नॉर्मल फेज फॉर लैंडर एंड रोवर। ये फेज लैंडिंग के कुछ मिनट बाद शुरू हुआ। इस फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने अपने सोलर पैनल्स और एंटीनास को डिप्लॉय किया, साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से इसरो के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। लैंडर ने प्रज्ञा रोवर को बाहर निकालने के लिए एक रैंप डिप्लॉय भी की, जिससे रोवर बाहर आया और लूना टेरेन की एक्सप्लोरेशन शुरू की। अब ये अपने आसपास की इमेजेस और वीडियोस लेगा और उन्हें वापस अर्थ पे भेजेगा। ये रॉक्स और डस्ट के सैंपल्स को अपने ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स की मदद से एनालाइज करेगा। ये रोवर 23 अगस्त से 6 सितंबर तक एक लूनर डे तक चलेगा, जो अर्थ के 14 डेज के बराबर है। याद है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लैंडर से 17 अगस्त को अलग हो गया था? ये प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे मून के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रहेगा। रिसेंटली इसरो के अकॉर्डिंग इसमें 150 kg ऑफ फ्यूल बच गया है, जो इसे कई सालों तक ऑपरेट करने के लिए काफ़ी है। ये मून के ऑर्बिट से अर्थ के स्पेक्ट्रल और पॉलीमेट्रिक मेजरमेंट्स को एनालाइज करेगा, जिसके लिए इसमें शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ नामक इक्विपमेंट लगा है। अगर आपको चंद्रयान में लगे हुए सारे इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो के बाद हमारा ये वीडियो देखें, जिसमें हमने सारे चंद्रयान मिशंस को कंपेयर किया है और चंद्रयान 3 के सारे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, स्पेस में किसी भी रॉकेट लॉन्च के लिए केवल ईस्ट कोस्ट को ही चुनने का कारण क्या है? दरअसल इसका मेन रीजन है अर्थ का रोटेशन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, जिसका अर्थ है ईस्ट कोस्ट की रोटेशनल स्पीड वेस्ट कोस्ट की तुलना में अधिक है। इससे ईस्ट कोस्ट से लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो अर्थ के रोटेशन का लाभ उठा सकते हैं। इससे ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए फ्यूल और थ्रस्ट भी कम लगता है। दूसरा रीज़न क्यों हम ईस्ट कोस्ट प्रेफर करते हैं वो है सेफ्टी। यदि लॉन्च के दौरान कुछ गलत होता है तो रॉकेट का मलबा ज़मीन के बजाय समुद्र में गिरेगा, जिससे हम एडिशनल नुकसान से बच सकते हैं। ईस्ट कोस्ट लॉन्च साइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं केप कार्निवल इन फ्लोरिडा, श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश और कोउरू इन फ्रेंच गुयाना। ये लॉन्चिंग साइट्स इक्वेटर के पास भी लोकेटेड है, जिससे उन्हें एक फ़ायदा और मिलता है, क्योंकि इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड अर्थ में किसी भी पॉइंट से सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इन साइट से लॉन्च किए गए रॉकेट्स को अर्थ के रोटेशन से एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऐसी वीडियोस बनाने में एक सिंगल इंसान का बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। लास्ट में हमारा ये वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हमने 2008 से 2023 तक इसरो के तीनों चंद्रयान मिशंस को समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड वाइज, where we go beyond the hype and explore the wisdom of technology. See you next time.